मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 28, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए कल आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में, जो कि उसने ड्रंक एंड ड्राइविंग के बारे में दिया था। बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर दिया है। जीसू दास का कहना है कि सर थप्पड़ वाली एनालॉजी को हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली नहीं कर सकते, वो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मेटाफोर के रूप में आपको दिया था। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस केस में वो बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। देखिए जब भी आपका एग्जाम्पल लिखना हो कोई एग्जाम में, और वैसे ही आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है 99.9% टाइम्स वो आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ अलाइन होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के साथ अलाइन करे या ना करे वो चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ अलाइन किया होना चाहिए। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, हमें जस्टिस देता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं पढ़े लिखे होते हैं भैया, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वो अगर किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन देते हैं ना, तो वो बहुत ही पढ़ा लिखा ओपिनियनेटेड एक उनका ओपिनियन होता है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन सुनाता है या किसी बात में कोई ओपिनियन देता है तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए कंटेंट हो गया। आपको एग्जाम में उसको लिख सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। तो 99.99% टाइम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस आदमी को छोटी उसको एक्सीडेंट हुआ था लेकिन फिर भी हम उसको सजा देंगे तो देंगे, तो आपको उसको डिफेंड करना है, आप उसके फेवर में जा सकते हो। ऐसा एग्जाम में आपसे हार्डली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई ऐसा आपसे सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा सवाल आता नहीं है। हाँ इंटरव्यू में आपसे कुछ ना कुछ आपका ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको आंसर ऐसे ही लिखने हैं जहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ अपने व्यू पॉइंट को सिंक करना है। चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, फंडामेंटल राइट को लेके हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अब आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कीजिए। हमारा जो पर्सनल व्यू है उसको हम लोग साइड में रखते हैं। एग्जाम में हम वही लिखते हैं जो प्रो डेमोक्रेसी होता है, प्रो जस्टिस होता है, प्रो माइनॉरिटी होता है, प्रो नेशन होता है, वही चीजें लिखते हैं। प्रो गवर्नमेंट नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रो गवर्नमेंट नहीं, प्रो गवर्नमेंट एक अलग चीज होती है, प्रो नेशन अलग चीज होती है। गवर्नमेंट तो टेम्परेरी होती है, इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो नेशन है, सिस्टम है, सोसाइटी है, वो फिक्स रहती है, राइट। तो प्रो गवर्नमेंट और प्रो नेशन जो है दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। बहुत बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको जो है वो क्रिटिकली एनालिसिस करते हो, तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट है उसका वो तो आपका काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है अगेंस्ट में ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा जब वहां पे स्कोप बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है। देखिए मैं भी कोई कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं, लेकिन एक चीज होती है यहाँ पे, एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक होता है मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में आप किसी आदमी को अटेम्प्ट मर्डर करने के लिए जाते हो, लेकिन वो आप उसका मर्डर नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी पूरी तैयारी के साथ जाते हो। अटेम्प्ट तो किया है ना आपने उसको मर्डर करने का, बाई चांस वो बच गया, और दूसरे केस में आपने उसको मर्डर कर दिया। मतलब पहले केस में आप चाकू लेके गए, आपने उसको चाकू मारा लेकिन वो बच गया, लेकिन दूसरे केस में आपने उसको चाकू मारा और वो मर गया। दोनों केस होते हैं। पहले वाले केस में आपको कम सजा मिलती है, मर्डर वाले केस में आपको ज्यादा सजा मिलती है। तो मतलब ये थोड़ा सा कानून की पेचीदगी है। अगर कोई बच्चा लॉयर है, किसी के अगर मम्मी पापा अगर लॉयर हैं, कोई उस कम्युनिटी से आता है, तो डेफिनेटली आप चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे यूपीएससी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो बोला है, ठीक है, उसके आप अगेंस्ट में ज़्यादा नहीं जा सकते। खैर एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। पहला जो टॉपिक करेंगे, एयर इंडिया को फाइनली टाटा को दे दिया गया है बहुत सालों के बाद, तो घर वापसी हो गई है टाटा की, इसकी एयर इंडिया की, ठीक है। डैम इज सेफ, नो नीड टू वरी। कौन से डैम के बारे में बात कर रहे हैं? आजकल तो एक ही डैम के बारे में बात हो रही है, मुल्लारपुरिया डैम के बारे में बात हो रही है। तो इसके लिए जो है कुछ रिपोर्ट वगैरह सबमिट की गई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्कुल सेफ है, ठीक है। चाइना स्लैम्स यूएसए ओवर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ब्रीफली हल्का सा देखने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, फॉर्मेलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। तो आपका जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी वाले सेक्शन से डायरेक्टली मेंस के लिए यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग आपका बिल्कुल एज इट इज आपके सिलेबस में दिया हुआ है। गवर्नमेंट बजटिंग, देखिए बजट आप आने वाला है 1 तारीख को, तो उससे पहले बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड रहेगा।
लेकिन ठीक है, जितना भी समझ में आएगा उसको हम लोग कर लेंगे। वाई स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से, 4-5 दिनों से स्टॉक मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा है। उसका कारण क्या है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हालांकि पूरे दुनिया में ही है, इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे इसका एक्चुअली कारण क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज आज हम लोग करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से, और वो एमसीक्यूज वही रहेंगे जो कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं, तो एक बार हम लोग लास्ट वाले चैप्टर को देख के करेंगे। खैर, आज के दिन क्या हुआ था, व्हाट इज द इवेंट ऑफ द डे। देखिए, हम लोग 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी को हम लोग मार्टिर डे मनाते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग जो है 28 जनवरी को जो है इग्नोर कर देते हैं। और ये एक्चुअली बहुत ही एक लैंडमार्क दिन है, क्योंकि 28 जनवरी वाले दिन चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। देखिए 1933 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, है ना, लंदन में, उस समय इन्होंने कहा था, पाकिस्तान नाम का एक डॉक्यूमेंट पेश किया था कि पाकिस्तान को हम लोग एक अलग से मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। हालांकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिर्फ इन्हीं के सिग्नेचर थे और किसी के सिग्नेचर थे ही नहीं, फिर भी ये कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया के सामने रखा गया था आज के दिन 28 जनवरी 1993 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस समय पाकिस्तान की स्पेलिंग पता क्या हुआ करती थी, PAKSTAN, इसमें आई नहीं था, आई को इसमें बाद में जोड़ा गया। तो P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में जो अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है वो वाला, K का मतलब है यहां पे कश्मीर है, ठीक है, S का मतलब यहां पे सिंध है, और तान मतलब जो कि बलूचिस्तान वाला तान है। तो ये टोटल जो है पाकिस्तान था, बाद में इसमें आई ऐड किया गया। तो बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को जब बताया गया था पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। इवन जो उन्होंने कहा था कि ये कुछ सरफिरे लोगों की जो है सरफरी साजिश है, पाकिस्तान एक ऐसे सेपरेट नेशन, हिंदू मुस्लिम नेशन हो ही नहीं सकता। वो तो जिन्ना के बाद में जो है वो दिमाग में चीजें आई और बाकी बातें हुई। तो लेकिन जिन्ना उस समय इस डिस्कशन से काफी दूर हुआ करते थे, क्योंकि वैसे भी वो कांग्रेस का मेंबर ही हुआ करते थे, है ना। बाद में मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन किया, वो सारी की सारी चीजें हुई। खैर, वो तो आपको हिस्ट्री पता ही होगा मेरे से ज्यादा। तो ये आज का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया बैक इन द टाटा ग्रुप हैंगर। देखिए, एयर इंडिया को सरकार काफी समय से कोशिश कर रही थी बेचने की, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा नुकसान में जा रहा था ना। इट वाज, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना सफेद हाथी, इट वॉज लाइक अ वाइट एलिफेंट। ये रखा तो हमने जरूर था, लेकिन इसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा हो रहा था। सरकार का हजारों करोड़ रुपए का हर साल जो है नुकसान हो रहा था। तो एयर इंडिया को फाइनली अभी टाटा को वापस दे दिया गया है। तो भैया हो गई है एयर इंडिया की एक तरह से घर वापसी। देखिए मामला पूरा क्या बनता है। 1932 में टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे JRD टाटा, उन्होंने लॉन्च किया था इसको, ठीक है, टाटा एयरलाइंस के नाम से। सॉरी। उसके बाद 1946 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, एयर इंडिया रख दिया गया। 1953 में सरकार ने उसको वापस ले लिया, कहा कि नहीं ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलेगा, इसको हम लोग सरकारी बनाएंगे, और इसको नेशनलाइज कर दिया 1953 में। अब देखिए 1991 में हम लोगों ने क्या किया, इंडिया में LPG रिफॉर्म किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो है कंपनीज वो यहाँ पे आ गई, और जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आया ना, तो एयर इंडिया को नुकसान होना शुरू हो गया, तो उसका मार्केट शेयर कम हो गया। होते होते अगले 5-6 साल में उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि फाइनली 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वाजपेयी की सरकार ने इसको बेचने की कोशिश की कि हम लोग इसके 40% शेयर बेच देंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। 2007 में जो है वो इंडियन एयरलाइंस को और एयर इंडिया को आपस में मर्ज कर दिया गया। उन्होंने सोचा शायद ये मर्ज करके हम लोग नई एंटिटी बनाएंगे तो शायद इसका कुछ भला ही हो जाएगा, लेकिन भला नहीं हुआ, नुकसान बढ़ता चला गया। और 2018 में मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम लोग 40% नहीं 76% अपने जो है शेयर होल्डर बेचने वाले हैं, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए नहीं आया। अरे भैया यार, इतना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है, सरकारी महकमा है, कौन हाथ डाले, है ना। फाइनली 2020 में सरकार ने कहा कि नहीं हम 76 में अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम 100% देने वाले हैं। हाँ, तब ठीक है। देखिए 76% बेचने का मतलब यह है कि अभी भी 24% जो है कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। और अगर कोई कंपनी मान लो 76% शेयर खरीद भी लेती, तो गवर्नमेंट जो है उसको बार बार परेशान करती, क्योंकि 20% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है। अब ये करो, वो मत करो, इतना दो, सब्सिडी दो, टैक्स की छूट दो, हमारे नेताओं को फ्री में सैर करवाओ, वो सब करते ना। तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। हाँ, आप 100% दोगे तब ठीक है,
क्योंकि तब वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट वहां पे सब कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उस समय जब 2020 में, मतलब पिछले से पिछले साल, तो स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप इन दोनों ने अपनी अपनी बिड पेश की थी और फाइनली टाटा ग्रुप ने जो है वो 18,000 करोड़ रुपए की बोली यहाँ पे लगाई और उस बोली के बाद जो है फाइनली इसको दे दिया गया। और ये कल की फोटो है 27 जनवरी 2022। टाटा ग्रुप के जो ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन जी, इन्होंने फाइनली जाके वो चाबी ले ली है और इनको पास आ गया है पूरा कंट्रोल। तो आगे से एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप के अंडर में काम करेगी। तो ये पूरे का पूरा हिस्ट्री थोड़ा सा आपको बता दिया। वैसे तो आपको ये पहले से पता ही है क्योंकि पहले कई बार हम इसको कर चुके हैं। और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जहां पे बहुत नुकसान होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि ये सर जो गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, कंपनीज हैं, ये एक्चुअली नुकसान में जाती क्यों है, जबकि प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा नुकसान में नहीं जाता। सोचने की बात है ना। देखिए यार, सीधी सी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपने आसपास ही देख लो, लोगों को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, बस एक बार घुस जाओ, उसके बाद ऐश ही ऐश है। तो ये जो वर्ड है ना ऐश, तो लोग एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब ना ऐश करने के लिए ज्वाइन करते हैं। कोई वहां पे काम करने के लिए ज्वाइन नहीं करता है कि हाँ मुझे जाके काम करना है, सेवा करनी है, सर्विस करना है। एक बार बस घुस जाओ और आप फिर वो क्वालिटी देना बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने के बाद मेहनत जीरो। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में एफिशिएंसी नहीं आता, क्योंकि लोग अपने फुल पोटेंशियल का काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए काम करते हैं। और ऐसा मोस्टली हर सेक्टर में होता है। इसीलिए सरकार जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो पॉलिसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी धीरे धीरे इंक्लूड कर रही है। और इसलिए सरकार ने जो है बहुत सारी गवर्नमेंट चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दी है कि भैया चलिए कम से कम एफिशिएंसी तो आएगा, राइट। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप अपने अपने उससे बताइए। देखिए यहाँ मैं पे कह रहा मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ऐसा नहीं है कि 100% गवर्नमेंट सेक्टर बेकार है, लेकिन ज्यादातर, और सिर्फ इंडिया में नहीं, रशिया का आपने हाल देखा, चाइना का आपने हाल देखा, है ना। मोस्टली ऐसी कंट्री जहां पे सरकारी कंट्रोल ज्यादा होता है रिसोर्सेज के ऊपर, उनकी हालत ऐसी ही है, ठीक है। फाइनली बाद में उन्होंने अपनी कंट्री को ओपन ही करना पड़ा। रशिया ने ओपन किया, चाइना ने ओपन किया, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी। तो और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो अभी करंट में गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा डेफिनेटली ओपन इकोनॉमी में ज़्यादा बिलीव करती है, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से और अपने आसपास जो देखा होगा अपने ऑब्जर्वेशन से, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में एफिशिएंसी कम होती है, इसका क्या कारण है। क्या सिर्फ ह्यूमन एटीट्यूड ही इसका कारण है या कुछ और कारण भी आपको यहाँ पे नजर आता है? आप जरूर मुझे बताएं अपना ओपिनियन। कंडीशन ऑफ द मुल्लापुरिया डैम सेटिस्फैक्टरी CWC टेल्स टॉप कोर्ट। देखिए जो कमीशन है था हमारा, ठीक है, वाटर कमीशन जो था, अभी आपको पता है कि मुल्लापुरिया डैम के बीच में इशू चलता ही रहता है ना। ये यहाँ पे केरला है, इधर तमिलनाडु है, इनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि जो मुल्लापुरिया डैम है ये पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है। मुल्लापुरिया डैम केरला के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसकी पूरी मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करता है? तमिलनाडु करता है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल अग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था, है ना, 1800 समथिंग में। देखिए इसको हम लोग पहले अच्छे से कर चुके हैं, और तो इसकी सेफ्टी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। तमिलनाडु सरकार कहती है कि पूरी तरह से सेफ है, केरला कहता है कि नहीं सेफ नहीं है, कभी भी टूट सकता है। देखिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं 2-3 दिन पहले, मुल्लापुरिया डैम अगर टूट जाएगा तो क्या होगा भैया। अगर ये टूट गया और इसके अंदर क्रैक पड़ गया ना, तो ये दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है यहाँ पे मतलब आप क्या ही बोले, मतलब इतनी टर्म मेरे बोलते हुए मुंह से निकल नहीं रहा है, डेथ हो सकती है, क्योंकि इतने सारे गांव, इतने सारे सिटीज वहां पे हैं। तो अगर ये एक बार टूट गया ना, समझ लो भाई भैया हालत खराब हो जाएगी। तो उसको लेके केरला लगातार कंसर्न करता रहता है। और इवन यूनाइटेड नेशन ने भी थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट इशू की थी, उसने भी कहा था कि सेफ नहीं है, इसको डिसमेंटल करके यहाँ पे आप दूसरा डैम बना सकते हो। IIT खड़गपुर में ने भी एक रिपोर्ट दिया था कुछ समय पहले, उन्होंने भी कहा था कि सेफ नहीं है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है। उस एम्पावर्ड कमेटी में कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग लगातार वहां पे इंस्पेक्शन करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके। उन्होंने वहां पे जाके इंस्पेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और ये जो इंस्पेक्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको यहां पे देखना पड़ेगा। ये इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो उसकी कंडीशन उन्होंने चेक की है, ये विजुअल इंस्पेक्शन है। विजुअल का मतलब क्या होता है? जैसे आपके सामने से कोई आदमी आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, उसकी शक्ल देख के आप बता देते हो यार ये आदमी जो है अच्छे नेचर का है, ये खराब नेचर का है ना। उसका चेहरा देख के बता देते हो। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन होता है। वो किसी आदमी का चेहरा देख के आपने बता दिया कि यार ये तो बहुत ही एकदम
ना ज्ञान है इसके अंदर, और किसी का चेहरा देख के आपको लगता है यार ये भागो भगाओ इसको यहाँ से, तो ये विजुअल इंस्पेक्शन होती है। ये लोग क्या गए, उन्होंने डैम के पास गए, इन्होंने वो अच्छा 2-4 फोटो वोटो खींची, सेल्फी वेल्फी खींचा, और इन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम लोगों ने इंस्पेक्शन कर लिया है और ये सही है। तो मतलब कोई टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं है, विजुअल इंस्पेक्शन है, जो कि काफी डाउटफुल है ना। विजुअल इंस्पेक्शन से थोड़ी बता सकते हो आप वहां पे क्या हो रहा है, जब तक आप मशीनों का टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे। तो उसको लेके ही ये पूरा मामला फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस डैम सेफ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई बात नहीं, जब कमेटी ने बोल दिया तो हम भी क्या कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि हम लोग उसकी डे टू डे, है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी ना कि उसका काम देखेगा जाके वो सेफ है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि भैया चलो ठीक है, कमेटी हम लोगों ने बना दी है, वो कमेटी जाके इंस्पेक्शन करेगा। डे टू डे वर्क थोड़ी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट भी था। तो मुल्लारपुर डैम के बारे में एक्चुअली आपको मैं कई बार करवा चुका हूं, तो वही पुरानी स्लाइड मैंने यहाँ पे जाके ऐड कर दी है। थोड़ा सा अगर आपको जानना है मुल्लारपुर डैम के बारे में, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो इंडिया चाइना से आती है। देखिए वैसे तो इंडिया और चाइना आपस में पड़ोसी हैं ही, और इनका आपस का मामला है। तो जब भैया पड़ोसी के साथ हमारा झगड़ा होता है तो हम तीसरे पर्सन को बीच में थोड़ी लेके आते हैं। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू होता है और चाइना बीच में बोलने की कोशिश करता है, या यूनाइटेड नेशन या यूएसए कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो इंडिया साफ साफ कहता है उनको, देखिए ये हमारा आपसी का मामला है, आप बीच में मत पड़ो तो अच्छा रहेगा। इंडिया पाकिस्तान के मामले में इंडिया कहता है ना इस बात को, पाकिस्तान नहीं कहता। पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर जाता है, यूएसए के सामने कटोरा हाथ में लेके खड़ा हो जाता है कि आप हमारा कश्मीर मुद्दा देख लीजिए एंड ऑल दैट। इंडिया कभी भी पसंद नहीं करता कि कोई थर्ड पार्टी इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट के बीच में आए। अब वही मामला इंडिया और चाइना के बीच में भी हो रहा है। इंडिया ये भी कभी नहीं चाहता इंडिया और चाइना के मामले में कभी भी यूएसए आए या कोई और संस्था आए, लेकिन इंडिया ने ये चीज ना खुल के नहीं कही है, खुल के नहीं कही है। अब ये बात ना चाइना कह रहा है, यूएसए लगातार चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है कि चाइना इंडिया के ऊपर जबरदस्ती मतलब कोर्शन, फोर्स के साथ, ठीक है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लगातार अमेरिका इस बात को कह रहा है, और चाइना ने उसको कहा कि देखो भाई ये हमारा आपसी मामला है, आप बीच में मत पड़े तो सही रहेगा। पहले आप अपने घर को संभालिए, उसके बाद आप मेरे घर को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप डिस्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हो, अरे भैया यूएसए की तो पूरी हिस्ट्री ही है कि वो दूसरी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करते हैं। मिडिल ईस्ट में देख लीजिए क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में देख लीजिए क्या हुआ। तो आप तो मत ही बोलिए डिस्टेबलाइजेशन के बारे में। तो जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं, बेसिकली चाइना ने ये बोला है। ठीक है, तो हम अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। चाइना और इंडिया के बीच में चाहे जितना मर्जी आपस में झगड़ा हो, लेकिन वो हमारा आपसी मामला है। खासकर अभी देखिए आपको पता ही है कि लद्दाख वाले पूरे मामले में वहाँ पे गलवान वैली और वह सारी चीज़ें हुई थी। तो कुछ लोकेशन अभी भी वहाँ पे ऐसी बनी हुई है जहाँ पे अभी इशू चल रहा है, वहाँ से सैनिक जो है पीछे नहीं हटे हैं। खासकर जैसे हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया है, दैपसांग और दैमचोक, है ना, ये मैं डायग्राम आपको मेरे ख्याल से 20 बार दिखा चुका हूँ। ये लोकेशंस मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, आपको याद करना है नॉर्थ टू साउथ, इसकी लोकेशन आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ भी ये दैमचोक है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हॉट स्प्रिंग है, और ये आपका आता है इधर गलवान, और ये है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, तो ये थोड़ी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। तो डैम चौक में हॉट स्प्रिंग में अभी भी थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो ये अभी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में क्या बातचीत होगी। देखिए बातचीत करना ज़्यादा जरूरी है ना। सोल्यूशन तो धीरे धीरे एक ना एक दिन निकल ही जाएगा, लेकिन बातचीत अगर बंद हो जाती है ना तो सॉल्यूशन निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बात को इंडिया भी समझता है, चाइना भी समझता है। इन्होंने कभी बातचीत बंद नहीं किया, और ऐसा ही जो है यूएसए और रशिया के केस में भी हुआ। जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हुआ करती थी। उसके बावजूद भी यूएसए ने और रशिया ने कभी बातचीत बंद नहीं की। कभी यूनाइटेड नेशंस के बहाने, कभी किसी और मीटिंग के बहाने ये लोग बातचीत करते रहते थे। और अगर बातचीत नहीं करते ना तो समझ लो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है हो चुका हो तब तक। ठीक है, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका होता ना, समझ लीजिए आधी तो दुनिया वैसे ही खत्म हो जाती, क्योंकि उस समय उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ गए थे। तो इंडिया चाइना आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। कुछ लोकेशंस वगैरह आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, ठीक है, ये गलगिट बाल्टिस्तान है। ये वाला जो पिंक कलर है ना, ये जो है 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। और इस समय जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहीं से गुजरता है, पास होके। ठीक है, तो अक्साई चीन से होते हुए वो इस तरह से और पाकिस्तान के अंदर एंट्री करता है। और इसी को लेकर इंडिया जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है। इंडिया का कहना है कि इंडिया की टेरिटरी है, तो आप यहाँ से सड़क कैसे निकाल सकते हो। तो वो जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। खैर, तो कोई ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा टॉपिक था। ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, अच्छा लगा। और ये किसके बारे में है, ये है इनफॉर्मेलिटी के बारे में। इनफॉर्मेलिटी मतलब एक हमारे पास फॉर्मल सेक्टर होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है इकोनॉमी में, है ना। देखिए
जैसे आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो, जब मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हो, आप कोई काम करते हो, तो आप घर से जो है एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, है ना। आप ऐसे निक्कर में बनियान में नहीं जा सकते, आप बहुत फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, क्योंकि आप एक नौकरी करते हो, आपको एक सैलरी मिलती है। जब आपको नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है, समझ लीजिए आप फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो, ठीक है। आपको वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको ईपीएफ मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, आपका इनकम टैक्स भी कटता है अगर आपकी सैलरी उतनी है। इसको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। मान लो आपको जो है आपको पकोड़े की रेडी लगानी है, मान लो आप मोदी जी से इन्फ्लुएंस हो गए, है ना, उन्होंने कहा कि पकोड़े की रेडी लगाई, आपने लगा लिया। अब पकोड़े की रेडी पे जाने के लिए आपको, ये फॉर्मल सेक्टर नहीं है, आप वहां पे बनियान में जा सकते हो, निक्कर में, चप्पल में जा सकते हो, ठीक है। किसी को आपने जवाब देना नहीं है, कोई आपसे टैक्स वसूलने नहीं आएगा, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, ना आपको किसी चीज की और फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जो सब्जी वगैरह लगाते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जो छोटी छोटी दुकानों में काम करते होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है, फॉर्मल सेक्टर नहीं होता। अब यहां पे समस्या ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। इनकी जो इनकम है वो भी काफी कम है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। और सबसे बड़ी बात है टैक्स की, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की सरकार को पता ही नहीं है कितनी इनकम है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन कर रहा है, कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो टैक्स की सबसे बड़ी समस्या यहां पे है। तो अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना है, अगर टैक्स से इनकम करनी है सरकार को अपनी, तो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है ना, वो सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। और आपने देखा भी होगा पेंडेमिक के समय में जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जब इकोनॉमी बंद हो गई, लॉकडाउन बंद हो गया, तो इनफॉर्मल सेक्टर वाले बेचारे सबसे पहले सड़क पे आए। फॉर्मल सेक्टर वाले तो जॉब अभी भी कर रहे हैं, वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो उसी को लेकर पूरा आर्टिकल है कि किस तरह से हम इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे 95% से ज्यादा सेक्टर फॉर्मल सेक्टर है, और इसीलिए उनकी टैक्स कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है। टैक्स कलेक्शन बढ़िया है तो लोगों को वहां पे जो है फैसिलिटीज भी मिलती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना बड़ा देश है हमारा, और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको लेके ही जो है ये थोड़ा थोड़ा मामला बना है। इन्होंने कहा कि रिसेंट ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बनाने के लिए। जैसे करेंसी को डीमोनेटाइजेशन कर दिया, ये भी एक इसी तरह से कदम था। डीमोनेटाइजेशन करने से लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे। डिजिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, यूपीआई, भीम, पेटीएम वगैरह, वो सब भी अब फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए ही किया गया है। अगर आप आज दिल्ली में, मुंबई में, बड़े सिटीज में जाओगे ना, तो आदमी जो रेडी के ऊपर जो है वो प्याज और टमाटर बेच रहा है, उसके पास भी आपको जो है एक मिलेगा, पेटीएम का जो है वो स्कैनर मिलेगा। आपको चाहे 10 रुपए की सब्जी लेनी हो, आप उसको स्कैन कर लीजिए। अब जब उसको स्कैन करोगे तो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो जब वो बैंक अकाउंट में जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को उसकी इनकम पता है कहां से आ रही है। तो ये भी एक फॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व करने का ही तरीका है। लेकिन जब आप उसको कैश में ट्रांजैक्शन देते हो, उसको 10 रुपए का आपने प्याज खरीदा, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है। उसके ऊपर सरकार को टैक्स कलेक्शन एज सच नहीं होता है। तो ये कुछ तरीके थी। एनरोलमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, अभी सरकार ने पोर्टल बनाया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, है ना, ई पोर्टल में जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जो माइग्रेंट्स थे, वो वहां पे जाके आधार कार्ड वगैरह देके उसको एनरोल करते हैं ताकि वो सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सके। तो कुछ सरकार ने कदम उठाए तो हैं, लेकिन इसका खैर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सरकार फॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों करती है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली ज्यादा आती है। वर्कर्स हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे उनको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, वो सब होता है ना फॉर्मल सेक्टर में। तो इसीलिए सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें देना चाहती है। एक तो हमारी कंट्री की पूरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, जीडीपी इंप्रूव होगा, और वहां से जो पैसा आएगा सरकार उसको फर्दर डेवलपमेंट में खर्चा कर सकती है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो लेकिन चैलेंज भी बहुत सारे हैं। चैलेंज तो डेफिनेटली हमारे सामने हैं ही, लेकिन क्या किया जा सकता है? जो सरकार ने ये कदम उठाए वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन और क्या कर सकती है सरकार? हम क्या कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लोग फॉर्मल सेक्टर में इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहां पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। आपको रेगुलेशन काफी ज्यादा होता है, वो सारी चीजें हैं ना, आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है, आईटीआर भरना पड़ता है। तो लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना चाहते, ऐसा भी माना जाता है।
लेकिन अगर लोगों को फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आना है तो कुछ अच्छे सजेशन इस आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं जो एज इट इज आप अपने आंसर में लिख सकते हो। कहता है सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहली बात, अपनी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मान लो किसी दुकान के ऊपर आपके जो सिटीज में है बड़ा कोई जनरल स्टोर होता है, उसके अंदर मान लो 4 लोग जो है काम कर रहे हैं, अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। लेकिन अगर आप सरकारी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन को सिंपल कर दोगे तो वो दुकान वाला जाके वहां पे रजिस्टर कर सकता है, वो बता सकता है कि मेरी दुकान के अंदर 4 लोग काम करते हैं, उनका अकाउंट नंबर वहां पे ऐड कर सकता है और उनको जो पैसा देगा वो कैश में देने की बजाय उनको उनके अकाउंट में डालेगा, तो फॉर्मल सेक्टर अपने आप ही हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपल कीजिए। पहली बात तो आपने कभी अगर आप इनकम टैक्स भरा हो, इनकम टैक्स फाइल किया हो, अपने पेरेंट्स ने फाइल किया होगा, कभी देखना वो इनकम टैक्स का फॉर्म, भैया वो आदमी 5 मिनट में ही जो है अपने उसके दिमाग खराब हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे क्लोज हैं, प्रोविजंस हैं, ऑल दैट, पता ही नहीं चलता कहां पे क्या चीज हो रही है। तो सिंप्लीफाई कीजिए उसको, ठीक है। एंड ईजिंग रूल्स फॉर द बिजनेस कंडक्ट। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। दुनिया भर के डिपार्टमेंट आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो आप उसको ईजी बनाइए। जब ईजी बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाकर रजिस्टर करेंगे। लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। सरकार जो है बहुत ज्यादा रेगुलेशन करती है, जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं उनके ऊपर दुनिया भर के रेगुलेशंस होते हैं, तो उस रेगुलेशन को आप थोड़ा सा कम कीजिए। तो रेगुलेशन को कम करोगे तो डेफिनेटली लोग फॉर्मल सेक्टर में आना पसंद करेंगे। तो ये कुछ चीजें आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज को देखिए कि एक्चुअली हमारी कंट्री में इतना ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर हुआ कैसे? क्या ये शुरू से ही ऐसा था? हाँ, कुछ तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी हैं। इंडिया में बैंकिंग बहुत लेट आया, तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो हाउस होल्ड इकोनॉमी ज्यादा हुआ करती थी। हिस्टोरिकल फैक्टर तो हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो आपको नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअली 1970s और 80s में शुरू हुआ ऐसा। देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं देती हैं, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। जो छोटी मंजिलें, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वही देती हैं। बड़ी कंपनी जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज्यादा करती हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम देती हैं। लेकिन जो छोटे कारखाने होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देते हैं लेकिन जीडीपी में कंपैरेटिवली उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 1980s में सरकार ने क्या किया, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना ने भी यही किया। चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वहां पे आज भी यही सिस्टम चलता है। तो जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू किया। और जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू किया तो इससे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ग्रो हुआ। और जब इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो हुआ तो वो समस्या आज भी बनी हुई है। तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज हो यहां पे एक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादातर लोगों को ऐसा, अब मान लो किसी को पूछते हैं ना, अभी थोड़े समय पहले फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने पूछा कि मैडम जी हमारे कंट्री में जो है इतना ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर क्यों है? उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में जो लीगल कानून है वो बहुत पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हमारी कंट्री में होता है, इसीलिए ज्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। लेकिन एक्चुअली कारण ऐसा है नहीं। बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करने का रीजन कानून नहीं है, इसका मतलब है अंडर डेवलपमेंट। जब आपकी कंट्री डेवलप होती है, तो लोग खुद ब खुद अपने आप ही फॉर्मल सेक्टर में जाना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप अपनी जीडीपी को ग्रो करिए, डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप ही लोग फॉर्मल सेक्टर में जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इंडिया और एशिया का केस वैसे आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक देखिए, इंडिया जो है वैसे ही बड़ा यूनिक करेक्टर है ही हमारा। अगर आप जैसे इंडोनेशिया की बात करो, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, अगर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अगर आप इन कंट्रीज की बात करो तो आपको यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि इन कंट्रीज ने क्या किया 1950s के बाद, 1960, 70s में इनफॉर्मल सेक्टर से अपने लोगों को ये लोग फॉर्मल सेक्टर में लेके आए। अभी उन कंट्रीज में ज्यादातर सेक्टर फॉर्मल सेक्टर है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जहां पे वहां पे फॉर्मल सेक्टर हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया, उन्होंने लोगों को जो है स्किल देना शुरू किया, वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। यही समस्या आज इंडिया के सामने बनी हुई है। इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं।
लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूट उतना ज़्यादा नहीं करते। सरकार के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, कैसे हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करें। उसके लिए तो आपको स्किल देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, जिसकी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। स्किल नहीं है लोगों के पास। आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हो। ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो जो काम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने किया है, वही काम इंडिया को भी करने की जरूरत है अगले 10-15 सालों में। ठीक है, इंडिया का बड़ा ही एक यूनिक कैरेक्टर है। तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं ना, काफी फास्ट हुए, लेकिन इंडिया में वो जो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। सिंगापुर में जो हुआ, थाईलैंड में, मलेशिया में, चाइना में बहुत फास्ट तरीके से लोग एग्रीकल्चर से जो है नॉन एग्रीकल्चर में मूव हुए। इंडिया में वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही है। आज भी इंडिया में 90% जो वर्कर्स हैं, 90% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो कि सोचने की बात है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा थोड़ी आएगा सरकार के पास, टैक्स कलेक्शन। तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और जब पैसा ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि हमारे यहाँ पे किया जाता है, उसका कहना है कि 75% जो हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और कैजुअल वर्कर्स हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वॉल्व हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जो छोटे कारोबार कर रहे होते हैं, हल्के फुल्के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट होता है। 75% बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओवरऑल 90% है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर में भी 75% है। इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इंडिया में जो फॉर्मल वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ 9.7% है, मतलब लगभग 10% के लगभग समझ लीजिए कितना ज्यादा इंडिया में है इनफॉर्मल सेक्टर है। एसबीआई ने एक रिसर्च किया था, उसके में एसबीआई ने यह कहा कि रिसेंटली कुछ समय में इंडिया में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका जीडीपी शेयर सिर्फ 20% रह गया है। हालांकि थोड़े समय पहले ये 50% हुआ करता था। आप समझ रहे हो, सिचुएशन को समझो। इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया के 90% लोग काम करते हैं, लेकिन वो जीडीपी में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा कम है यार। 90% लोग 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी के बचे हुए 10% लोग 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां पे कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो चैलेंज तो है हमारे सामने, लेकिन सॉल्यूशन भी तो है ना। एग्जाम में सॉल्यूशन ही तो बताओगे, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अरे ये मेरा पेन, हाँ इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया है। सॉल्यूशन क्या है? आपको जो है फॉर्मलाइज अगर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप स्कूल्स बनाइए, रोड्स बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, रोड्स बनाइए, ठीक है, आईआईटीज बनाइए, आईटीआईज बनाइए। ज्यादा से ज्यादा आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लोगों को स्किल मिलेगा तो लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, एजुकेशन मिलेगा तो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। ऐसे इलेक्शन रैली में बोलने से लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं आएंगे। अब ग्राउंड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन्होंने कुछ इस आर्टिकल के अंदर बोली हुई है। तो यहाँ से आप डेफिनेटली एक मेंस के अंदर क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब क्वेश्चन बनने के वैसे तो 50 तरीके होते हैं। वह आपसे सिंपल से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, देखिए पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं, बस आप समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। एक आपका पहला पार्ट ये बन जाएगा। दूसरा पार्ट बन जाएगा डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर्स। ठीक है, एंड सजेस्ट सम मेजर। इस तरह से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो एक तो टाइप का आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा टाइप का आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है डेट एक्सप्लेन द रीजंस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स या रीजंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस एंड सजेस्ट सम मेजर्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। या फिर आपके इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इन recent times government of India took many steps to bring people to formal sector। ठीक है, critically analyze
द चैलेंज इज फेस्ड बाय फॉर्मल सेक्टर एंड सजेस्ट सम मेजर्स। तो आपको जो है वो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे 3-4 फैक्टर, वो आप बता सकते हो कि व्हाट आर द, जैसे डिजिटलाइजेशन आप बोल सकते हो, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इस आर्टिकल से आप एज इट इज़ आंसर उसका फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला है हमारे पास वो है बजट फॉर्मेशन को लेके। बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। देखिए ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अपनी जीडीपी आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट किए होंगे। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। बजट एक्चुअली होता क्या है? बजट होता है जब आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखते हो। आपको कितनी देनदारी है, कितनी लेनदारी है। हम हर किसी का बजट होता है ना। पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो आपका मंथली बजट होता है। हमारी फैमिली में सैलरीज आती हैं, पैसा आता है, हमारा भी मंथली बजट होता है। एक हमारा ईयरली बजट होता है। तो जितना आपको पैसा किसी को देना है, कितना पैसा कहीं से लेना है, उसके पूरे हिसाब किताब को आप बजट बोलते हो। ऐसा ही पूरे देश में भी एक बजट होता है, ठीक है। और जो भी 1 फरवरी को किया जाएगा। और आपके लक्ष्मीकांत में बजट के बारे में बहुत अच्छे से इसका पॉलिटिकल एंगल पूरा बताया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमी में आपको बजट करना रहता है, दोनों में आपको बजट करना रहता है। तो बजट में बेसिकली हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रिवेन्यू कंपोनेंट होता है, एक कैपिटल कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिसीट मतलब इनकम, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंडिचर मतलब आउटगोइंग। जो आपकी पॉकेट से पैसा जाता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो पॉकेट में पैसा आता है उसको हम लोग इनकम कहते हैं। इनकमिंग होता है ना, इनकम। और ये इनकम जो है 2 तरीके से हो सकती है, टैक्स के द्वारा इनकम हो सकती है, नॉन टैक्स के द्वारा इनकम हो सकती है। टैक्स मतलब जैसे सरकार आपके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स लगाती है ना, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, वो सारी चीजें होगी। डायरेक्ट टैक्स भी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो गया। फिर एक नॉन टैक्स की इनकम भी होती है सरकार की, है ना। सरकार के पास बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, भेल, गेल, सेल, कोल इंडिया। यहां से तो सरकार को बेनिफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है। तो वो नॉन टैक्स इनकम हो गया सरकार का। तो ये होता है हमारा रिसीट। फिर होता है सरकार के खर्चे, एक्सपेंडिचर भी कई तरह का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं भैया सरकार के, है ना। जनरल सर्विस, पुलिस के ऊपर सरकार खर्चा करते हैं, जुडिशरी, डिफेंस वगैरह के ऊपर सरकार खर्चा करती है। दुनिया भर के एम्प्लॉइज होते हैं सरकार के, सबको सैलरी देनी पड़ती है ना, वो भी तो सरकार का खर्चा होता है। उसके अलावा सरकार जो है एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड वगैरह के ऊपर जो खर्चा करती है वो सरकारी इकोनॉमिक खर्चे होते हैं, है ना। सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, सरकार एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के ऊपर खर्चा करती है, तो वो भी सरकार का खर्चा होता है। तो दुनिया भर के सरकार जो है वो खर्चे भी करती है, जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को अगर आप माइनस कर दो तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये नेगेटिव होता है। फिस्कल सरप्लस नहीं होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, क्योंकि सरकार का खर्चा हमेशा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। अगर सरकार का खर्चा कम हो जाएगा ना इनकम से, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि सरकार हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन के ऊपर खर्चा ही नहीं कर रही है, जो कि नेगेटिव चीज होती है। तो मोस्टली खासकर इंडिया की केस में बात करें, दिस इज ऑलवेज डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट सच अ बैड थिंग, ठीक है। तो उसको कभी हम लोग जो फाउंडेशन कोर्स करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन में, जो भी फैकल्टी होंगे वो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिवेन्यू रिसीट होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब यहाँ पे एक टर्म है कैपिटल, एक टर्म है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एनालॉजी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है। अब वो रेस्टोरेंट में जो आपने पैसा लगाया है उसको ओपन करने में, जमीन आपने खरीदी होगी और बहुत सारी मशीनें आपने खरीदी होंगी, कंस्ट्रक्शन आपने किया होगा, बैंक से लोन आपने लिया होगा, वो आपका सब कैपिटल होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट को आप डेली चलाने के लिए, है ना, आप वहां पे लोगों को सैलरी भी देते हो, बिजली का बिल देते हो, मेंटेनेंस देते हो, सिक्योरिटी वगैरह, वो सारी चीजें, वो आपका रिवेन्यू जो है वो खर्चा होता है, ठीक है। तो रिवेन्यू और जो आपको डेली वहां से इनकम होती है उस रेस्टोरेंट से, वो आपकी रिवेन्यू रिसीट होती है। डेली जो आपको वहां से पैसा मिलता है, रिवेन्यू रिसीट। लेकिन उसको रेस्टोरेंट को बनाने में, चलाने में जो आपका खर्चा हो रहा है, बनाने में जो खर्चा हुआ, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जहां वहां पे जो बिजली का बिल देते हो, लोगों को सैलरी देते हो, वो सब आपका क्या है, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, जब डेली बेसिस पे करते हो, मेंटेनेंस के लिए करते हो। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, आपने कोई सड़क बनाई, आपने स्कूल बनाया, रोड बनाया, पोर्ट्स बनाया, वो आपका कैपिटल है, क्योंकि उस कैपिटल से आपको इनकम जनरेट होती है बाद में, ठीक है। जैसे मान लो आपने गाड़ी खरीदी, वो आपने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया और आपने उसको रेंट पे दे दिया। अब रेंट से आपको पैसा आएगा,
डेली पैसा आएगा तो वो क्या है, वो आपका रिसीट है, रिवेन्यू रिसीट है, क्योंकि डेली पैसा आ रहा है। लेकिन उस गाड़ी को खरीदने में आपने जो पैसा खर्चा किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपकी जेब से गया है वो। तो कैपिटल का मतलब होता है कि जिसको आप फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई स्कूल बनाया, रोड बनाया, पोर्ट बनाया, वो सारी चीजें होती हैं आपकी कैपिटल के अंदर। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी होता है और रिवेन्यू भी होता है। जब मान लो आपने बांग्लादेश को लोन दे दिया, अब वो लोन जो आप देते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए देते हो ना, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि जो लोन आपने बांग्लादेश को दिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और कैपिटल हमेशा जो है वो मनी जनरेट करता है फर्दर। ठीक है, और आपने जैसे अमेरिका से लोन लिया तो वो हमारा कैपिटल रिसीट हो गया। तो रिसीट मतलब आना और एक्सपेंडिचर मतलब जाना। कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रिवेन्यू मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिवेन्यू में इनकमिंग भी हो सकती है, आउटगोइंग भी हो सकती है, कैपिटल में इनकमिंग भी हो सकती है, आउटगोइंग भी हो सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो आप अपने रेस्टोरेंट से पैसा कमाते हो वो आपका रिवेन्यू रिसीट है, क्योंकि आपकी इनकम हो रही है। जो आपने बांग्लादेश को लोन दिया, या आपने जो रोड्स के ऊपर खर्चा किया, पोर्ट्स के ऊपर खर्चा किया, स्कूल बनाने में खर्चा किया, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मान लो आपने अमेरिका से लोन उधार लिया, पैसा बोरो किया, वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल रिसीट है। तो ये जो कुछ टर्म जो है वो आपकी बजट के अंदर यूज होती है। देखिए इतनी 5 मिनट में आपको सब चीजें नहीं करवा सकता मैं, वो इम्पॉसिबल है ह्यूमनली। ये जो पूरा टॉपिक है कम से कम 3 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, तो वो बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, तीव्र 3 घंटे का टॉपिक है। इसके लिए पहले आपको बेसिक्स इकोनॉमी के कवर होने चाहिए। आप जब एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो 12th स्टैंडर्ड की, आपने जो बेसिक जो आप बुक्स पढ़ते हो वहां से चीजें कवर हो जाती हैं। तो पूरा बजटिंग के बारे में ये अच्छा आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तो बेसिक टर्म्स हो गई, लेकिन इस आर्टिकल से आपको क्या मिल सकता है, ये वाली चीज जो आपको अपनी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कि जो बजट होता है उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए ये जो टर्म्स तो आप कर ही लोगे, वो तो आपको वैसे करनी ही है अपनी फाउंडेशन कोर्स में, लेकिन ये चीज जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि बजट का इंप्लीकेशन क्या होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। देखिए बजट आपकी डिमांड को जो है वो इंपैक्ट कर सकता है, डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे सरकार जो है वो सड़क बना रही है, ये भी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना। पोर्ट्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है, रोड्स बना रही है। अब जितना ज्यादा सरकार इनके ऊपर खर्चा करेगी उतनी ही ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्योंकि सरकार जब इन चीजों के ऊपर खर्चा करती है तो वो लोग क्या, वो लोगों को हायर भी तो करेगी ना, नौकरी भी तो मिलेगी। और जब नौकरी मिलेगी तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, और इनकम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी। सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। लोगों की इनकम बढ़ाइए, लोगों की इनकम बढ़ाएगी तो लोग डिमांड करेंगे, लोग डिमांड करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी ग्रो करेगा। तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये डिमांड को इंपैक्ट करता है, डिमांड को इंपैक्ट करता है। और टैक्स क्या करता है? ऑल टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू रिड्यूसेस द नेट इनकम। तो जितना सरकार टैक्स बढ़ाएगी लोगों की इनकम कम होती है। आप ये ध्यान रखो इस बात को। टैक्स जब टैक्स बढ़ेगा लोगों की इनकम कम होगी, है ना। मान लो आप पहले जो है आपकी हजार रुपए की आपकी कमाई है, आप 1000 रुपया कमाते हो, ठीक है, और 1000 रुपए में जो है 20 रुपए सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो आपके पास कितना बचा? 980 रुपीज। लेकिन मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, मान लो सरकार ने जो है वो टैक्स जो है 20 रुपए की बजाय 40 रुपए कर दिया, तो सरकार अभी आपसे 40 रुपीज ले रही है और आपके पास कितना बचा? ओनली 960 रुपीज। तो आपकी इनकम कम हो गई ना, सीधी सी बात है। तो जब सरकार और टैक्सेस को बढ़ाती है तो लोगों की इनकम कम होती है। जब इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पूरा जीडीपी कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको रिलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। यही इसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल में बताया हुआ है। और हमारे कंट्री में जो भी हम लोग फिस्कल रूल्स मतलब टैक्स, नॉन टैक्स और वो सारी चीजें करते हैं एन.के. सिंह कमेटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपने याद रखना है, एन.के. सिंह कमेटी अबाउट द फिस्कल रूल्स। तो फिस्कल रूल का मतलब ये है कि भैया सरकार के पास कितना कर्जा होना चाहिए, डेट होना चाहिए, कितना डेफिसिट होना चाहिए, कितना रिवेन्यू होना चाहिए, वो सारे की सारी जो पॉलिसीज होती है ना उसको फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल रूल्स बोलते हैं, जो कि एन.के. सिंह कमेटी के हिसाब से उसको किया जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या है? इन इंडिया प्राइमरीली द एक्सपेंडिचर विच इज एडजस्टेड टू मीट द फिस्कल रूल्स। ज्यादातर सरकार एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करती है हमारे देश में। हम लोग रिवेन्यू के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। सरकार को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा दो,
ठीक है, डिमांड बढ़ानी है तो एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, डिमांड कम करनी है तो एक्सपेंडिचर को कम कर दो। तो सरकार हमारी कंट्री में जो फिस्कल रूल है वो ज्यादातर एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, रिवेन्यू के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द NK सिंह कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा बस आपको यहां पे देखना पड़ेगा। हालांकि इस समय जो पेंडेमिक के समय में हम लोग देख रहे हैं, सरकार ने इस समय एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर आप इस समय चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, वो तो लोग इस समय एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इनकम जनरेट हो। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो थोड़ा सा देखिए, पूरा इकोनॉमी का बेसिक था ये पूरे का पूरा। इकोनॉमी की जब भी बात आती है तो मुझे नहीं पता कितना समझ में आता है बच्चों को, लेकिन अपने हिसाब से तो हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स आप जब करोगे ना यार, ये चीज़ें तब करने की होती हैं ना। 2-2 3-3 घंटे में हम एक टॉपिक को करते हैं प्रॉपर, आपको डिक्टेशन वगैरह देके, एग्जांपल्स देके, तब चीज़ें जो है ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करती हैं। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट के बारे में है। स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रहा है ना। पिछले एक हफ्ते में एकदम पूरा बॉटम में चला गया है, 1000-1500 पॉइंट नीचे चला गया है। अगर आप पेटीएम के स्टॉक की बात करो, नायका, दुनिया भर के जो जोमेटो एंड ऑल दैट, सभी के जो है स्टॉक्स पूरी तरह से नीचे गिर गए हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, हम पहले 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। कारण ये है, यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक, यूएसए का जो फेडरल बैंक है ना, वही इसका कारण है। उन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, और जब जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यूरोपियन बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तब तब इंडिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो स्टॉक मार्केट भी कम होगा, सीधी सी बात है। जो यूएसए के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, अमेरिका में जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट देंगे लोगों को, तो भैया लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के वहां पे इन्वेस्ट करेंगे ना। इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वहां पे उनको डॉलर में पैसा मिलता है, यहां पे रुपीस में पैसा मिलता है। तो अमेरिका का जो बॉन्ड जो यील्ड है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट अमेरिका की सरकार देती है, उससे डायरेक्टली इंडिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो टॉम क्रूज ने इंडिया की मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सरकार जो है बॉन्ड पे 0% देती है, तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। उसको अगर पता चले कि अमेरिका की सरकार ही उसको अपने बॉन्ड के ऊपर अगर 5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो वो इंडिया से अपनी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा ना। ये बहुत बड़ा रीजन है यहां पे। व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, मोर इन्वेस्टर्स वुड बी विलिंग टू डबल द स्टॉक। और जब गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में उनको प्रॉफिट ही नहीं है। तो देखिए, लोग तो भैया प्रॉफिट के ऊपर भागते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर प्रॉफिट मिलेगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लोगों को तो पैसा इन्वेस्ट करने से मतलब है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में करें या स्टॉक मार्केट में करें। तो थोड़े समय पहले क्या चल रहा था, कुछ समय से यूएसए की जो बॉन्ड मार्केट है उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम था, इसीलिए लोग वहां से बहुत सारे इन्वेस्टर इंडियन, चाइनीज और वियतनामीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल, मोर इन्वेस्टर्स वुड बी विलिंग टू डबल द स्टॉक मार्केट। और इसका उल्टा भी होता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो रीक हैवोक ऑन द इकोनॉमी एज देयर कुड बी अ नीड टू वाइड स्प्रेड रीअलोकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, तो उससे हमारी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। आप सोच के देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस, टाटा, बिरला, अंबानी, वो ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल जीडीपी और परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब परचेसिंग पावर उनकी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो ये लोग लोन क्यों लेंगे भैया? क्योंकि महंगा पड़ेगा इनको। ना ये लोन लेंगे, ना ये प्रोडक्शन करेंगे, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पूरे का पूरा इकोनॉमी डाउन चला जाता है। तो इंडिया की जो आरबीआई है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इस समय उसके सामने जो है एक कंफ्यूजन बना हुआ, करें तो क्या करें। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, इंटरेस्ट रेट को अगर कम करते हैं तो हमारे यहां से इन्वेस्टर भाग जाते हैं। तो एक बीच का एक बैलेंस बनाना यहां पे इस समय बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली चाबी किसके हाथ में है? यूएसए फेडरल रिजर्व के हाथ में है। यूएसए नहीं, मतलब अमेरिका भी कह सकते हो आप, मतलब आप यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हो, वहां के भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा नीचे जा रही है, जस्ट बिकॉज यूएसए फेडरल रिजर्व
उन्होंने अभी बढ़ाया भी नहीं इंटरेस्ट रेट, दे हैव जस्ट इंडिकेटेड कि हाँ हम लोग बढ़ाएंगे अगले 2-3 हफ्ते में। सिर्फ इंडिकेशन से ये हाल है, सोच के देखे जब वो बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो इस समय जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो एक बैलेंसिंग के दौर से गुजर रही है। ठीक है, थोड़े समय में डेफिनेटली ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी रियल मार्केट वैल्यू पे, लेकिन अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। तो ये था पूरे का पूरा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। किसी को अगर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है इकोनॉमी वाले सेक्शंस में, आप इसको कर सकते हो। आज हम लोगों ने खैर इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा ही कर लिया, 3 बड़े बड़े टॉपिक आज हम लोगों ने इकोनॉमी के कर लिए। और अब पता नहीं आपको कितना समझ में आया होगा। हमारे लिए समस्या हो जाती है ये चीज़ करवाना, क्योंकि ये चीज़ आपको 5-10 मिनट में करवानी होती है, क्लास में यही चीज़ आपको 2-3 घंटे में करवानी होती हैं। तो जब तक आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर नहीं होंगे दोस्तों, तब तक जो है इस तरह के आर्टिकल आपको कम समझ में आएंगे। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ अपनी एनसीईआरटी आपके जो बेसिक्स हैं वो पहले आप उनको कवर कर लीजिए, है ना, फिर इकोनॉमी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, फ्रेशर्स अगर एकदम से इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ने लगेंगे तो यार वो तैयारी छोड़ के भाग जाएंगे, उनको लगेगा कि यूपीएससी तो बहुत भारी चीज़ है। ऐसा नहीं है। तो फ्रेशर जो लोग हैं वो शुरू में इकोनॉमी को थोड़ा सा न्यूज़पेपर को कम से कम पढ़ना बंद कर सकते हो। पहले अपने बेसिक्स कवर कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए, उनको समझिए एक एक टर्म को, फिर आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़िए, इकोनॉमी वाले सेक्शन को। ये चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पूरे सेशन को एंड करने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और अपनी मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सीरियस कैंडिडेट ही आए 2022 के लिए, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है बहुत सारे टेस्ट लेंगे, 30+ टेस्ट हैं। आपके इसमें 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी, हर सेक्शन आपका कवर होगा, टीचर आपके साथ जो है वो डिस्कशन भी करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है। मेंटरिंग सेशन में आप जो है टीचर के साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। देखिए आज के समय में अच्छी गाइडेंस मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भरा पड़ा है, मार्केट में आप जाओगे ना तो इतने सारे नोट्स हैं, आपके 2 रूम भर जाएंगे नोट्स के। इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, प्रॉब्लम एक प्रॉपर गाइडेंस की है कि इतने सारे रास्ते हैं, कौन सा रास्ता ले ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकें। तो उसके लिए हम जो है मेंटरिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो यही था पूरा आज के लिए सेशन, आई होप। और आप में से बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली हमें मेंटरिंग सेशन में मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।